24.8 normal resident. A term normal resident is a different from the term national or citizens. ठीक है, ये अलग चीज है. Normal resident is different from the term nationals या फिर citizens. ठीक है, a normal resident is a person who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in the particular country. मतलब जो ordinarily कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है. Normal residents include both nationals, such as Indians living in India. कुछ ऐसे Indians भी होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, and foreigners, non-nationals living in India. ठीक है, foreigners जो होते हैं, जो हमारे यहाँ के नहीं होने के बाद भी वो लोग इंडिया में रहते हैं. ठीक है, for example, Nepalis living in India for more than 1 year and performing economic activities of production, consumption and investment in the India will be treated as a normal residents of India. जैसे नेपालीज हैं, वो लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं more than 1 year और कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं related to production, consumption and investment. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं. प्रोडक्शन करने का किसी फॉर्म वगैरह में जॉब कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर खुद का ही कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट के लिए. सो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंजप्शन भी, अभी यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके कंजप्शन के लिए वो बहुत सारी चीजें भी कुछ ना कुछ परचेस कर रहे होंगे. ठीक है, खुद के लिविंग के लिए वो चीजों को परचेस कर ही रहे होंगे, कंजप्शन भी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ लेने के लिए वो कुछ ना कुछ पे भी कर रहे होंगे. ठीक है, या फिर नई चीज उन्होंने ली तो उसके लिए वो पे भी कर रहे होंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं. तो ये सभी सारे एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इसलिए अब मोर देन 1 ईयर हो गया, बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, सो दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. On the contrary, Indian citizens living abroad, say in USA, ठीक है, Indian citizens जो abroad में रह रहे हैं, for example उन्होंने दिया है USA for more than 1 year and performing the basic economic activities there, will be treated as normal resident of the country where they are normally reside. अगर more than 1 year अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ की basic economic activities में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, सो दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट. नॉर्मल रेसिडेंट कहे जाएंगे वहाँ के लोग, नॉर्मल रेसिडेंट कहे जाएंगे ऑफ दैट कंट्री वेयर दे आर नॉर्मली रिसाइड, जहाँ पे वो लोग रह रहे हो वहाँ पे. दे विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहे जाएंगे. ठीक है, जिसको हम लोग एनआरआईज बोलते हैं. 24.9 Intermediate goods and final goods. To understand the concept of national income and its related aggregates, it is necessary to understand the meaning of difference between intermediate goods and final goods. Let's see what are intermediate goods and final goods. Intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are meant either for reprocessing or for resale. reprocessing के लिए हो या फिर resale के लिए हो. Goods used in production process during an accounting year are known as intermediate goods. जो production process के लिए use किए जाए वैसे goods. ठीक है, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स होने के बाद भी वो किसी और प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि अगर रिफिल बना, एक पेन का अगर रिफिल बनता है तो वो रिफिल डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं. अब वो रिफिल किसके लिए बना है, एक ऊपर उसका रिफिल का दूसरा एक कवर होता है, राइट, जिसके अंदर हम लोग वो रिफिल को डालेंगे और देन फाइनली वो पेन बनेगा. ठीक है, तो वो पेन फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है. बट समवेयर जहाँ पे रिफिल्स की इंडस्ट्री है तो उनके लिए रिफिल क्या होगा, एक फाइनल प्रोडक्ट होगा. वैसे ही कार्स जैसा होता है, तो कार्स असेंबल होने की जगह अलग होती है, जहाँ पे कुछ उसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं तो वो किसी और फॉर्म में बनते हैं, राइट. जैसे टायर्स उसके किसी और फॉर्म में बने, तो टायर्स जो है वो रबड़ में से टायर बनाना वो उनका फाइनल गुड्स हुआ. ठीक है, उन्होंने बनाया फाइनल प्रोडक्ट क्या, टायर. और वो टायर भी किसी और कंपनी में आ रहा है, वो उसमें असेंबल होने के बाद उनका एक अलग से नया प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, उनकी एक नई वापस से गाड़ी रेडी हुई, तब जाके इनका वो फाइनल गुड्स कहा जाएगा. ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स, तो ऐसे जो चीजें हैं उनको इंटरमीडिएट, ऐसे जो गुड्स होते हैं उनके इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं. They are non-durable goods and services used by the producers
सच एज रॉ मटेरियल, उसको वो लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, फ्यूल एक्सेट्रा, एंड सर्विसेज ऑफ हायर इंजीन्स और टेक्नीशियंस एक्सेट्रा, गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल आर आल्सो ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। जो गुड्स को परचेज करते हैं हम लोग फॉर रीसेल, ठीक है, अब वो चीज को लेके आए हम लोग, उसको वापस हम लोग रीसेल कर रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहे जाएंगे। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा परचेज बाय द रिटेलर एंड होलसेलर। उसको क्या करते हैं, रिटेलर्स लोग खरीद होलसेलर के पास से खरीदते हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर है, तो ये लोग क्या करते हैं कि होलसेलर के पास से खरीदेंगे और फिर रिटेलर उसे बेचेंगे, थोड़ा उसका खुद का मार्जिन ऐड करके, ठीक है। सो वापस से रीसेल कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज फाइनल गुड्स, goods which are used either for a final consumption by the consumer or for the investment by the producer are known as final goods, ठीक है, उसका कंजप्शन करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर फॉर और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदे तो उनको फाइनल गुड्स कहेंगे। These goods do not pass through production process, ये कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस से पास नहीं होते हैं, and are not used for resale, और ये रीसेल को नहीं है। For example, bread, butter, biscuits, etc. used by the consumers, ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ये फाइनल गुड्स तो है, बट इसके साथ भी हम लोग इसे डायरेक्टली अकेला ही हम लोग नहीं खा सकते, इसके साथ कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, तब जाके ये हमें फाइनल गुड्स की तरह हमें मिलता है, ठीक है। Whether a good is a final good or an intermediate goods depends on its use, वो goods final good है, मतलब उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, on its use, ठीक है। For example, milk used by a sweet maker is an intermediate good for but when it is used by the consumer it becomes a final goods, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग दूध लेके आए, अगर वो हम लोग पीने में यूज कर रहे हैं सो ये फाइनल गुड्स है हमारे लिए, बट अगर यही जो मिल्क है, ये मिल्क कोई स्वीट मेकर अगर वो उसे लेके जाता है तो उसके लिए जो मिल्क है वो फाइनल गुड्स नहीं होगा, वो क्या करेगा, मिल्क को यूज कर उसमें से कुछ एक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई स्वीट्स बना रहा है, सो वो स्वीट्स जो बन जाएगी तो वो उसका फाइनल गुड्स होगा, ठीक है। ये उस चीज के यूजर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अगर वो पीने में यूज कर रहा है तो वो उसका फाइनल गुड्स, बस दूध खत्म हो गया, बट अगर दूध को वो किसी और चीज के लिए यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट रहेगा। Intermediate goods are not included in the calculation of national income. इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसका नेशनल इनकम में काउंट होने ही वाला है, तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड करेंगे, फिर उसमें से कुछ फाइनल गुड बना तो उसको भी ऐड करेंगे, तो रॉन्ग, गलत जो भी हम लोग बनाएंगे टोटल उसका वो गलत आएगा, क्योंकि वो 2 टाइम्स काउंट हो गया, ठीक है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, फाइनल गुड्स जो होगा उसे करते हैं। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। जो भी वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स की होगी वो वैल्यू फाइनल गुड्स में ऐड करके ही वो लोग आगे बेचेंगे। दूध लेके आया तो जब स्वीट्स बनाकर जो बेच रहा है वो उसका खर्चा निकाल कर ही उस स्वीट को बेचेगा, राइट। If it is included in the national income, it will lead to problem of double counting. तो इसकी वजह से क्या होगा, डबल काउंटिंग होगा, जैसे मैंने पहले बोला वो, क्योंकि 2 टाइम्स काउंट हो जाएगा। So here we have completed this intermediate goods and final goods. 24.10 value of output and value added, ठीक है। So what is value of output? Production units use non-factor units. Inputs like raw material, intermediate goods, and factor inputs जैसे factors of production like land, labor and capital, entrepreneur, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट जो होता है वो ये नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर इनपुट्स को यूज करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हमने बात की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस फॉर्म्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। डिफरेंट फर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज आल्सो नोन एज वैल्यू आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो भी मनी वैल्यू होती है, ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स
एंड सर्विसेज इज नॉन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो भी मनी वैल्यू होगी वो पूरे आउटपुट की, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। इट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आल्सो। इसके साथ में क्या हो गए, उसके अंदर आने वाले जो गुड्स को यूज किया है हमने, वो प्रोडक्शन किया हमने, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, तो उसके अंदर यूज होने वाले जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगे तो वो सब की प्राइसिंग उसमें आ गई होती है। फॉर एग्जांपल बताया उन्होंने कि स्वीट मेकर जो है तो वो स्वीट बनाकर बेच रहा है, तो उसने जब मिल्क खरीदा होगा तो उसकी प्राइस भी उसने उसके अंदर इंक्लूड कर दी होगी। Thus, value of output is equals to quantity into price. Producing units sell their output in the market. However, it is not necessary that the whole of the output producing during the accounting year is sold during every year. Therefore, the unsold produce forms a part of or the stock or inventories. So, change in stock or inventories is also a part of value of output. Change in stock or inventories is also part of value of output. तो ये दोनों इसके पार्ट है। Thus, value of output can also be measured as value of output is equals to sales plus change in the stock. हमें बताया उन्होंने producing units sell their output in the market. However, it is not necessary that whole of the output producing during accounting year is sold. ठीक है, जितना बनाया वो सभी के सभी सोल्ड हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ये नेसेसरी नहीं है कि सारा के सारा जितना भी आउटपुट है वो सारा के सारा बिके मार्केट में दैट वेरी ईयर इसी साल में। देयरफॉर द अनसोल्ड प्रोड्यूस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्टॉक और इन्वेंटरीज। जो भी बचा हुआ पार्ट ऑफ स्टॉक है या फिर इन्वेंटरीज है, सो चेंज इन द स्टॉक, तो स्टॉक में चेंज हुआ और इन्वेंटरीज में चेंज हुआ, तो वो भी क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसलिए हमने यहाँ पे बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन द स्टॉक। इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा, इंटरमीडिएट कंजप्शन जितना भी हो सबका ऐड हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में। ठीक है, नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होता है, सो इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। सो फार calculation of national income, it must be deducted from the value of output to avoid the problem of double counting. इसकी वजह से डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम की वजह से उसको काउंट नहीं करते हैं। वैल्यू एडेड देखते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स from value of output we get value added. So value added is a difference between value of output and intermediate consumption expenditure. Value added क्या है, is difference is the difference between, ये दोनों difference between किसके किसके, तो के value of output and intermediate consumption expenditure, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, value added is equals to value of output is minus intermediate consumption expenditure. The concept of value of output and value added can be explained with the help of example. Let's see. Suppose a farmer produces cotton worth ₹500 and sell it to the cotton mill. The cloth mill produces cloth worth ₹1,500, 1500. Say produce 300 meter of clothes and market price of the cloth is 5 per meter. ठीक है, उसने 300 per meter के हिसाब से बनाया और मार्केट प्राइस उसकी है वो क्लोथ की 5 per meter। बट इन दिस वैल्यू उसने कितने का 500 रुपीस का कॉटन प्रोड्यूस किया और उसको सेल किया। ठीक है, 500 रुपीस का कॉटन प्रोड्यूस करके सेल किया और क्लोथ मिल प्रोड्यूसर्स वर्थ, क्लोथ वालों ने इसे बनाया 1500 रुपीस का। ठीक है, बट इन दिस वैल्यू वैल्यू ऑफ कॉटन इज आल्सो इंक्लूडेड एंड कॉटन यूज्ड बाय द क्लोथ मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड, सो वैल्यू ऑफ कॉटन इज इक्वल टू 500। तो अब यहाँ पे कॉटन की वैल्यू इन्होंने बताई 500 will be intermediate cost। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि 500 रुपीस का तो सिर्फ कॉटन ही था, फिर उसको उसने जो क्लोथ बनकर बिका, ठीक है, क्लोथ जो बना वो 1500 का बना, तो उसमें से 500 का तो कॉटन ही था, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, will be intermediate cost, therefore value added will be 1000। तो वैल्यू एडेड कितना हुआ उसका 1000 रुपीस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले जैसे कि आइसक्रीम की बात करें, तो अगर एक आइसक्रीम का कप है 15 रुपीस का, उसमें से 5 रुपीस 10 रुपीस का तो मिल किया है। ठीक है, उसका फिर उन्होंने प्रोसेसिंग वगैरह किया और उसमें से आइसक्रीम बनाकर उन्होंने क्या किया 15-20 रुपीस में बेचा। तो अभी 10 रुपीस को उसका क्या कॉस्ट हो गया,
इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया किसका, मिल्क का, मिल्क में से बनाया है, ठीक है। बाकी जो ऊपर 5-10 रुपीज है वो उसका क्या होगा, वैल्यू एडेड विल बी 1000, वो जो 20 रुपीज का जितने में बेचा उन्होंने उतना, ठीक है। सो उसमें से 10 रुपीज का तो इंटरमीडिएट कॉस्ट ही हो गया था। 1500 माइनस 500 इक्वल्स टू 1000, 500 उन्होंने निकाल दिया क्योंकि वो कॉटन प्रोड्यूस करने में 500 रुपीज का लगा, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस एंड नेट मेजर देखते हैं। The concept of gross and net measure is very important for the calculation of national income. The value of output and value of added calculation above is gross measure because when goods are sold out in the market, this include all type of costs. During production process, fixed capital asset like machines, building, etc. get depreciated and their value goes down. ये depreciate हो जाती है, जैसे कि during production process, fixed capital जो होते हैं assets लाइक मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, एक्सेट्रा, ये सब लोग क्या हो रहे हैं, डिप्रिशिएट होते जाते हैं। इन लोगों में कुछ ना कुछ मतलब अगर मशीन्स में कंटिन्यू 24/7 उसमें से प्रोसेसिंग हो रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो मशीन इतनी देर चलेगी 24/7 तो उसको भी मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जिस प्राइस में लोग लेके आए होते हैं वो प्राइस से अब वो जब बिकेगा सेकंड टाइम तो ऑलरेडी उसको यूज किया हुआ है, तो जितने प्राइस में लाए होंगे उतने उससे कम प्राइस में जाएगा, तो उस पे हमेशा डेप्रिशिएशन चलता ही रहता है, डेप्रिशिएटेड एंड द वैल्यू गोस डाउन। इस वजह से मतलब कोई भी चीज हम लोग फर्स्ट टाइम न्यू खरीदते हैं तो जब वो सेकंड टाइम अगर हम लोग उसको बेच रहे हैं आफ्टर यूज करो या ना करो, बट वो नेक्स्ट टाइम अगर बेच रहे हैं सो उसकी प्राइस कम ही होगी, ठीक है। दिस is known as normal wear and tear of machinery or consumption of fixed capital or a depreciation। इतनी सारी चीजें उसको बोल सकते हैं, normal wear, tear of machinery, consumption of fixed capital or depreciation। So every production unit makes provision for depreciation। हर एक प्रोडक्शन यूनिट जो होता है वो इसका प्रोविजन तो बनाता ही है depreciation का। या अकाउंटिंग वर्ड है, when it is included in the value of output and value added, these are called the gross value of output and gross value added respectively। If depreciation is not included in the value of output and the value added, these are called net value of output and net value added respectively। Net value of output is equals to gross value of output minus depreciation, ठीक है। net value of output जब निकालते हैं तो एक तरीका ये है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डिप्रिसिएशन एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। एडेड वाले में नेट डिप्रिसिएशन। 24.11 मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। The buyer purchase goods from the market and the price paid by them is known as market price, ठीक है। जो भी बायर्स परचेस करते हैं, हम लोग कोई भी चीज मार्केट में से प्राइस परचेस करते हैं उसके लिए हम लोग जो भी पे करते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर हम लोग उसे परचेस करते हैं, ठीक है। द सेलर पे पार्ट ऑफ दिस प्राइस एज ए इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें से सेलर क्या करता है, इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट पे करेगा एज ए इनडायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट। Let's see, indirect tax are those tax which are levied by the government on the sale and production and also on the import of the commodities in the form of sale tax, excise duties, custom duties, etc। ठीक है, ये जो भी चीजें लेन देन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता जाता रहता है, उन सभी के पीछे हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ टैक्स लग रहा होता है। कस्टम ड्यूटीज वगैरह है, एक्साइज ड्यूटीज है। दिस टैक्स इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। ये टैक्स क्या है, क्या इंक्रीज करेगा, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्केट प्राइस इससे बढ़ जाती है। सब्सिडीज देखते हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू द प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स की होती है उससे कम प्राइस में गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वो उन्हें बेचे। सच हेल्प इज गिवन इन अ केस ऑफ दोस सिलेक्टेड कमोडिटीज व्हिच प्रोडक्शन द गवर्नमेंट वांट्स टू इंकरेज। जिसका गवर्नमेंट चाहती है कि जिसका प्रोडक्शन जिसको इंकरेज करते हैं तो वो कम प्राइस में बेचते हैं वो प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए वो लोग गवर्नमेंट क्या करती है कि उन लोगों के प्रोडक्ट्स पे वो प्राइस कम कर देती है, टैक्सेस वगैरह। इफ वी डिडक्ट दिस सब्सिडीज फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स वी गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम लोग ये सारे सब्सिडीज को निकाल दे तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा। Net indirect tax is, it is the difference between indirect tax and subsidies. Net indirect tax is equals to indirect tax minus subsidy. Value added at a market price
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT बोलते हैं, वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट FC और वैल्यू एडेड एट MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड एट FC फैक्टर कॉस्ट market price and factor cost. 24.12 domestic income versus national income. The sum total of value added by all the production units within domestic territory of a country is called domestic product. ठीक है, total of value added by all the production, ठीक है, units within domestic territory, किसी एक domestic territory में of a country, एक कंट्री की बात चल रही है, इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट रेंडर फैक्टर्स सर्विसेज टू दिस यूनिट, देयरफॉर द इनकम जनरेटेड इन दिस यूनिट्स इज शेयर्ड बाय बोथ द रेसिडेंट्स, ठीक है, एंड नॉन रेसिडेंट्स एज देयर फैक्टर इनकम, उनके इनकम के तरीके से वो इसको शेयर करते हैं. टू गेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ देयर फैक्टर्स इनकम earned within the domestic territory, we have to deduct the factors payment made to the non-residents. ठीक है, हमको क्या deduct करना पड़ेगा? The factor payment made to the non-resident. These factors payments are known as factor payment made to the rest of the world. The residents, in addition to the factor services to the production units located in the economic territory of a country, also provides factor service to the production units outside the economic territory. Example, to the rest of the world, मतलब ROW, in return for this services they receive factor income from the rest of the world. तो ये rest of the world से ये लोग क्या करते हैं? Income generate करते हैं. यहाँ पे भी important था, the resident in addition to the factor services, ठीक है, जो भी factors सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री आल्सो प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज. वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो भी इकोनॉमिक कंट्री में हो, इकोनॉमिक टेरिटरी में हो ऑफ अ कंट्री, उनको भी वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोडक्शन यूनिट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी के आउटसाइड में भी हो तो भी. टू द रेस्ट ऑफ दूसरे मतलब दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरी सारे कंट्रीज में अगर जरूरत पड़ी तो की बात है. इन रिटर्न टू दिस सर्विसेज दे रिसीव फैक्टर इनकम, ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री वालों को जरूरत पड़ी तो ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट इन रिटर्न क्या वो रिसीव करते हैं? इनकम रिसीव करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. thus national income is the sum of the total factor income earned by the normal resident of the country. normal resident of the country से हम लोग national income जो है in the sum of total factor income, ये factor income earn करते हैं by the normal resident of the country within and outside the economic territory, खुद के या फिर खुद बाहर of economic territory. Therefore national income is equals to domestic income plus factor income received from ROW, factor payment made to ROW. फिर उसको receive भी करते हैं वो सारी services और उसके सामने payment भी pay करते हैं. Net factors income from ROW. It is the difference between factor incomes received from ROW and factor payment made to ROW. Income received from ROW and factor payment made to ROW. National income product, domestic income slash product plus net factor income from abroad. Accordingly, gross domestic product at a market price plus net factor income from abroad is equals to gross national product at a market price. ठीक है, इन दोनों का प्लस is equals to क्या है? gross national product at a market price. net domestic product at a market price plus net factor income from abroad, तो ये net national product at a market price हुआ. ठीक है, net domestic product at a factor cost plus net factor income from abroad, so ये क्या होगा? net national product at a factor cost. That is net national product at a factor cost, which is called national income of the country. इसको national income of the country बोलेंगे. Nominal and real GDP देखते हैं. When the money value of goods and services included in GDP, ठीक है, money value of goods and services included in GDP, gross domestic product,
इज एस्टिमेटेड ऑन द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर की जो प्राइस होती है उसके बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं। इट इज कॉल्ड जीडीपी at current prices or a nominal GDP. Here, current prices means the price of the year of which GDP is estimated. Price of the year बोलते हैं इसको, जिस पे वो फिक्स किया होता है, estimated करते हैं GDP. For example, for estimating GDP of the year 2012-13, if we use the prices prevailing in the year 2012-13, तो 2013 में जो prices prevailing होंगे उसके basis पे हम लोग estimate करेंगे, निकालेंगे. For estimating the GDP, ठीक है, एस्टिमेट करके हम लोग उसको निकालेंगे। वी शैल गेट नॉमिनल जीडीपी, मतलब ये 2012-13 का है तो हम लोग 11-12 को भी ध्यान में ले सकते हैं, ठीक है। अगर 13-14 का करना है तो 12-13 को भी क्या करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, मतलब समझने के लिए, थोड़ा अंदाजा उससे लेकर हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं जो मार्केट प्राइसेस होते हैं उनको लेकर। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीजों के लिए, बट अगर हमें ये निकालना है जीडीपी फॉर द करंट ईयर तो हमें मार्केट प्राइसेस जो होंगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द ईयर 2012-13 वी शैल गेट नॉमिनल जीडीपी। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा, हमें नॉमिनल जीडीपी मिलता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी इज एस्टिमेटेड ऑन द प्राइस ऑफ द बेस ईयर के प्राइसेस के ऊपर हिसाब से, मतलब जो मैंने अभी बोला, ठीक है। We get GDP at a constant price or real GDP. Increase in the real GDP implies an increase in the production of goods and services. Increase in the real GDP implies an increase in the production of goods and services. और यहाँ पे भी कुछ important था, value of goods and services included in GDP is estimated on the price of the base year. ठीक है। Therefore, the calculation of GDP at a constant price or a real GDP gives us a correct picture of the economic performance of the country. हमें economic performance of the country पता चलता है इससे, ठीक है। Calculation of GDP at a constant price पे और real GDP gives us current prices, ठीक है। Let's see. So that we have completed the topic. Let's come on the national income as aggregates of a factor incomes. A production unit is formed by the four factors of production: land, labor, capital, and entrepreneurship. During a production process, they generated income. इस production process में क्या करते हैं वो लोग, generate करते हैं income को। This generated income is known as net value added at FC, NVA at FC. NVA, net value added at a factor. Cost is distributed among the owners. Owners के बीच में ये distribute करते हैं of four factors of production in the form of following factor income. Four है consumption of employees. Consumption of employees includes all monetary and non-monetary benefits that acquire to the employees on the account of labor services rendered by them in the production process. Production process में जो भी सारे उनको services provide करते हैं वो सारा इसका part होते हैं। The employees get wages and salary, ठीक है। हमको employees को क्या क्या देते हैं, हम लोग wages salary देते हैं। ये compensation जो उनको मिल रहा होता है उनके work के return में। In addition, they may get many other benefits as employees, like bonus मिलता है, employees contribution provident fund, मतलब PF का fund जो होता है, free accommodation देते हैं, free conveyance देते हैं, free medical facilities भी देते हैं, या फिर free holiday trips भी provide करते हैं बहुत सारे firms. So ये सारा किसका part है, compensation of the employees. Includes all monetary non monetary. Monetary में जो सैलरी बोनस देते हैं, ठीक है, सैलरी वेजेस बोनस, ये सब मॉनेटरी टर्म्स में आएगा। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में ये सारी जो हॉलिडे ट्रिप्स दे रहे हैं, कन्वेन फ्री अकोमोडेशंस वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जो दे रहे हैं, ये सारी चीजें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आएगा। रेंट देखते हैं, इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम लैंडिंग द सर्विसेज ऑफ बिल्डिंग सबसॉइल एसेट्स of for production of goods and services. ये सारा पार्ट होता है इसका। रेंट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट इज द इनकम अर्न्ड बाय दोज हु प्रोवाइड फंड टू द प्रोडक्शन यूनिट्स। इंटरेस्ट क्या है, द अर्न्ड बाय दोज हु प्रोवाइड फंड, जो फंड प्रोवाइड करता है टू द प्रोडक्शन यूनिट। Any interest payment against loans
given to the consumer to meet consumption expenditure is not a factor payment. Expenditure जो है वो factor payment ना, and so cannot be treated as a factor income, इसलिए इसको income factor नहीं कह सकते हैं. ठीक है. Profit देखते हैं. Profit is income acquiring to the entrepreneur for his entrepreneurial services. Example, bearing risk and uncertainties in the business. रिस्क को bear करना, ठीक है, और uncertainties in the business. To the production units, it is a residual income left after making factor payment. Payment करने के बाद की जो income है वो out of the value added in the form of compensation of the employees. किसके फॉर्म में? compensation जो employees को दिया होता है वो rent हो या फिर interest हो. उसके बाद है mixed income of a self-employed. Mixed income of self-employed is the income generated by the self-employed person, like doctors है, lawyers है, farmers, shopkeepers, etc. Self-employed person provide his labor as well as the property in his work and generally does not keep accounts in a manner so that the factor payment are clearly identified. Payment factor clearly identified कर सकते हैं. For example, a small shopkeeper start his business in his own house employing his own labor and capital. ठीक है, खुद के घर के मेंबर्स से ही खुद के ही घर में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. Hence, the income of the small shopkeeper will be termed as a mixed income of the self-employed. Self-employed होकर वो एक mixed income generate कर रहा होता है. National income as aggregates of a factor income. National income is equals to compensation of employees plus rent plus interest plus profit plus mixed income plus net factor income from row. ये सारा चीजें मिलेगी तब होगा national income. और national income is equals to NDP at FC plus net factor income from ROW. So this is what 4 points we have discussed in national income versus aggregates of factor incomes.